घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 6 है। यहाँ पे इसे देख लेते हैं। प्रैक्टिस से 6 वाला कहाँ है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन किया गया, तो वहाँ पे इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? तो कौन सा मौसम सस्य नहीं है? बरचन मौसम सस्य नहीं है। रबी, खरीफ, जायद ये सब तो मौसम है, लेकिन बरचन ये नहीं है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या की वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया गया है? तो प्रथम उपदेश। जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश उन्होंने पहला दिया था, उसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो शेर जो है मांसाहारी होता है। शेर मांसाहारी का उदाहरण है। सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू हुआ। सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू हुआ था 1988 में। 1988 में सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू हुआ था। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। मिनीमाता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? तो जापान में। मिनीमाता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? जापान में पहली बार मिनीमाता रोग देखा गया था। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह है जो है सेबी का पूर्ण रूप है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह जो है सेबी का पूर्ण रूप है। फिर है निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1958 में की गई थी। 1958 में की गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग में है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग में है। इसका सही उत्तर बीजिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ का हिस्सा है? तो सीमा सुरक्षा बल जो है सीएपीएफ का हिस्सा है। निम्न में से जैव मंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो क्रूड क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न से जैवमंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो क्रूड क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है? तो अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर का है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। जिसका सही उत्तर है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। निम्न से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जतूक के माध्यम से फैलता है? फल जतूक के माध्यम से
फल जंतु के माध्यम से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है? तो निपाह वायरस फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है, निपाह वायरस। किस वर्ष में बाबर तैमूर लंग में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा? किस वर्ष में जो बाबर है वो किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा? तो 1494 में बाबर ने तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा, 1494 में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष और चेयरमैन है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं ये हैं। और फिर मुंडा भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। भारत और चीन के बीच प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भारत और चीन के बीच प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था। 2018 इसका सही उत्तर है 2018। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। निम्न से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ज्योतिबा राव फूले ने जो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय पब्लिक कैपेक्स हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 12.2 लाख करोड़। 12.2 लाख करोड़ इसका सही उत्तर है। 12.2 लाख करोड़। सितंबर 2025 के जीएसटी सुधारों में निम्न में से किस सेक्टर उत्पाद समूह पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया ताकि एमएसएमई व निर्यात को बढ़ावा मिले? तो इसका सही उत्तर है चमड़ा, फुटवियर, वस्त्र, हस्तशिल्प एवं खिलौने। चमड़ा, फुटवियर, वस्त्र, हस्तशिल्प और खिलौने। चमड़ा, फुटवियर, वस्त्र, हस्तशिल्प एवं खिलौने। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक वर्ष 2023-24 में क्या रही है? तो एसडीजी इंडिया रैंक में जो है उत्तर प्रदेश की यूपी की रैंक कितनी रही है? 18वीं रैंक रही है। तो यूपी की रैंक कितनी रही है? तो 18वीं रैंक रही है। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी लगभग कितने रुपए का आंका गया है? तो जीएसडीपी जो है वो 30 लाख करोड़ रुपए का आंका गया है। तो यूपी याद रखना है कि यूपी का जीएसडीपी कितना आंका गया है? 30 लाख करोड़ रुपए। 30 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। फरवरी 2026 में पहला महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। फरवरी 2026 में पहला महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके दोनों जो है सही हैं। 24 से 26 जनवरी 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2026 का आयोजन किया गया, ये सही है। इस वर्ष आयोजन का केंद्रीय विषय थीम विकसित भारत व विकसित उत्तर प्रदेश था। तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो है 24 से 26 जनवरी 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश समारोह दिवस मनाया गया। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों सही हैं। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरोजोना का 21वां सदस्य बना? तो बुल्गारिया जो है यूरोजोना का 21वां सदस्य बना था। बुल्गारिया जो है यूरोजोना का 21वां सदस्य बना था। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो सेवातीर्थ। पीएमओ का अब नाम क्या हो गया है? अब जो इसका नाम हो गया सेवातीर्थ नाम हो गया है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है।
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा था? शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा था। शशि थरूर ने जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा था। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने लिखा था। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारिया की राजधानी है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए गए भोजन जो करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। उनकी नीतियों की उपेक्षा जो करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है। गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। न अपराधों की वृद्धि, न गरीबी कम हो रही है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। न ही अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो श्रम की आवश्यकता इसकी उचित शीर्षक है। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संपूर्ण। समस्त का पर्यायवाची जो है संपूर्ण है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। इसका आशय ज्ञात कीजिए, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम न करने वाले को पापी मानते थे। गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते थे। बहुत दिनों बाद दिखाई देने का बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कहीं ठौर ठिकाना न होना। कहीं ठौर ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका क्या अर्थ है? कहीं ठौर ठिकाना न होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये सही वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, यह सही वाक्य है। सद्भावना में शब्द समास है, कर्मधारय समास है। सद्भावना जो शब्द है वो कौन सा समास है? वो है जो है कर्मधारय समास है। सद्भावना जो है कर्मधारय समास है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा में अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि म यहाँ पे आ रहा है। तो मुदित मनोहर मानस देखा, यह अनुप्रास अलंकार है। वीर रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। दामिनी दमक रही घन माही, दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रति जथा थीर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है चौपाई छंद है। इसमें जो है चौपाई छंद है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? शीला से खाया नहीं जाता, यह भाववाच्य का उदाहरण है। शीला से खाया नहीं जाता, यह भाववाच्य का उदाहरण है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? इसमें जो है अल्पविराम चिन्ह है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद है तो इसमें अवयव पद नहीं है। तो वह काम नहीं करता, इसमें कौन सा अवयव पद है? तो इसमें जो है नहीं जो है अवयव पद है। निम्न में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग किया गया है? तो वृष्टि में
री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। वृष्टि में जो है री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान तालु है। स का उच्चारण स्थान जो है तालु है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, क्योंकि त्र इसमें र है, क्रम है, उसमें भी इसमें री, लेकिन मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। याद रखना, र व्यंजन नहीं है, ये पूछ रहा है, र व्यंजन नहीं है, तो याद रखिएगा। तो र व्यंजन नहीं है, मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये सब संज्ञा के भेद है, लेकिन नीचवाचक ये सर्वनाम होता है। ये संज्ञा नहीं होता है, ये सर्वनाम होता है, तो संज्ञा का भेद नहीं है, नीचवाचक ये संज्ञा का भेद नहीं है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो है वचन, वचन जो है पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन पुल्लिंग है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो दर्शन, दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। जो हरिमोहन, हरि जो है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद का रेखांकित पद में कारक है, तो इसमें जो रेखांकित पद में जो कारक है, इसमें जो है संप्रदाय कारक, संप्रदान कारक है, जिसमें संप्रदान में को होता है, संप्रदान में को होता है, संप्रदान में को होता है, तो ये जो है सही आंसर है। संप्रदान में को होता है, तो ये को अपनी बहन को, तो यह संप्रदान कारक है। क्या आप भी घर जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे में रेखांकित पद क्या है? तो आप क्या है? ये सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा की जगह पर यूज हुआ है, तो ये सर्वनाम है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? जो धार्मिक है वो विशेषण है, जो धार्मिक है यह जो है विशेषण है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। जो कपूर है वो तद्भव है, जो कपूर है तद्भव, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, कर्पूर, इसलिए कपूर क्या है? ये तद्भव है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। उत्थान का विलोम होता है पतन, उत्थान का विलोम होता है पतन, उत्थान का विलोम होता है पतन। देवता का पर्यायवाची होता है सुधारक। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य, देव, अमर ये सब देवता के पर्यायवाची हैं, लेकिन सुधारक जो है देवता के पर्यायवाची नहीं है। सुधारक जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। सही अर्थ वाला युग्म कौन सा नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा नहीं है। तो अनिल मतलब होता है हवा, और अनल मतलब होता है आग, ये सही है। आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि मतलब होता है आरंभ, आदि मतलब होता है अभ्यस्त, ये भी सही है। जलज कमल होता है और जलद बादल होता है, ये भी सही है। लेकिन अली का मतलब होता है भंवरा, और अली का मतलब होता है सखी, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मोर है, और यहाँ पे ये गलत आंसर है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये वाला युग्म सही नहीं है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्ता, चिट्ठी, पंख ये सब पत्र के अर्थ हैं, लेकिन जो लेख है वो पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। सदैव शब्द में संधि है, तो वृद्धि संधि होता है। जब अ औ की मात्रा आती है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, तो इसलिए यह वृद्धि संधि है। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है? तो ये प्रति जो है इसका उपसर्ग है। प्रति प्लस एक तो होता है प्रति प्लस एक तो होता है प्रत्येक। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो लास्ट में इक लगा है, तो यहाँ पे इक प्रत्यय है। वैज्ञानिक में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास और फूस, घास और फूस में यहाँ पे डैश लगेगा, घास डैश फूस, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। बहुत बहादुर है में कौन सा विशेष्य है? इसमें जो संज्ञा होता है वही उसे ही विशेष्य कहते हैं, तो राम बहुत बहादुर है, तो राम जो है विशेष्य है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। तो वस्त्र मतलब होता है वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र होता है, अंबर मतलब कपास, अंबर मतलब आकाश, लेकिन अंबर का मतलब अध्याय नहीं होता है। अंबर का मतलब जो अध्याय है वो नहीं होता है। निम्न से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो जय का उच्चारण जो है तालु से होता है। जय का उच्चारण जो है तालु से होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसे जो है अब चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारत भारतीयों के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे।
और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, म्यांमार, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृति वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकें यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पढ़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा में व्यक्त हो रहे हैं। तो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भारतीय शिक्षितों की अंग्रेजी मोह। भारतीय जो शिक्षित हैं उनका अंग्रेजी मोह। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी, चीनी, म्यांमार और जापान के लेखकों से भी हीन है। क्यों? क्योंकि उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए भारत के सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी का पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, हिंदी को नहीं पढ़ता, जबकि हिंदी में ही मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पे भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो समाज के जो उच्च वर्ग हैं उसमें जो है भारतीय के जो साहित्य हैं उसमें अरुचि की भावना है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जो काला अक्षर भैंस बराबर होता है इसका अर्थ होता है पढ़ा लिखा न होना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका है विस्मय। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो रूपक जो है शब्द अलंकार नहीं है। निम्न में से दंत्य ध्वनि है ल जो है दांत से बोली जाती है, तो मतलब जो हमारा जीभ है वो दांत से चिपकता है, तो इसलिए ल जो है दंत ध्वनि है। निम्न से कौन सा वर्ण अघोष है? जो च होता है वो अघोष है, जो च वर्ण है वो अघोष है। निम्न से कौन सा स्त्रीलिंग है? सुंदरता जो है स्त्रीलिंग है, सुंदरता स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सागर पुल्लिंग शब्द है। सागर पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो दर्शन का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है। निम्न से सर्वनाम क्या है? यह जो है सर्वनाम है, संज्ञा की जगह पर आया है, यह जो है सर्वनाम है। निम्न में से विशेषण है। नया जो है विशेषण है। सीता सो रही है वाक्य का काल है, अपूर्ण भूतकाल है। सीता सो रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूत है इसका। निम्न से तद्भव है। तो गांव जो है तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है ग्राम, तो गांव जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम है। ग्राहक जो है तत्सम है। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची जो है समीर नहीं है, क्योंकि जल का मतलब होता है नीर, सलील, अम्बु, ये सब जल के पर्यायवाची हैं, लेकिन समीर नहीं है। जटिल का विलोम क्या है? सरल होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ अक्षर, जाति, रंग होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। यह जो है गलत आंसर है। ये मतलब कि वर्ण का अर्थ नहीं होता, नहीं पूछ रहा है तो सुंदर नहीं होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो, एक शब्द की जिसे करना बहुत कठिन हो तो दुष्कर कहते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। अली का अर्थ बताना, तो अली का मतलब होता है भौरा, और अली का अर्थ होता है सखी। अपमान में उपसर्ग कौन सा है? अपमान में जो है अप उपसर्ग है। अपमान में उपसर्ग कौन सा है? अप उपसर्ग है। घबराहट में प्रत्यय कौन सा है? आहट प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परम धन अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परम धन अर्थ परमार्थ का संधि विच्छेद है। मैं यह काम
कर लेना चाहिए। वाक्य में शुद्ध अंश है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो इसमें शुद्ध अशुद्ध अंक कौन है? इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा अशुद्ध है? तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने जो अशुद्ध, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है यह अशुद्ध वाक्य है। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो का लगा, इसीलिए कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। आम खाया जाता है, तो कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, क्योंकि खाया जाता है किसे? आम को, इसीलिए कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। निम्न से अवयव है, कौन सा अवयव है? तो इसमें जो है तथा अवयव है, तथा जो है अवयव होता है, तथा जो है अवयव है। हिंदी में अल्पविराम चिन्ह है, तो ये जो कॉमा रहता है उसे ही अल्पविराम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको जो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य का पुरस्कार मिला था और साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। पद्मावत जायसी की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। भारत भारती के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। निम्न से कौन सा स्त्रीलिंग है? आय स्त्रीलिंग है, आय जो है स्त्रीलिंग है, आय जो है स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और आ जाते हैं अब जीएस पे। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पे राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। तो ये सही आंसर है, 25 वर्ष होनी चाहिए। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिजों के लिए मौजूदा कार्बन प्रतिशत कितना है? तो भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कौन है? भूपर्पटी में कह रहा है। अगर वायुमंडल में कहता तो ये सही होता, लेकिन भूपर्पटी में कह रहा है तो यहाँ पे 0.02% होगा। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है सकल कुल आय कहा जाता है, सकल कुल आय कहा जाता है। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है समाप्त किया था। 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसे यह दावा करते हुए बंदी बनाया गया कि उनके पास विशेष शक्तियाँ और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। इसका सही उत्तर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। तो दांत जो होता है, दंतवल्क जो दांत होता है वही वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और जल में नहीं घुलता है, दंतवल्क होता है। निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी कहा जाता है? तो भदोही को कालीन का शहर कहा जाता है। भदोही को कालीन का शहर कहा जाता है। सिंधु जल संधि भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु जल संधि जो है भारत को रावी, व्यास और सतलज रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो 3 नदियाँ कौन सी हैं? रावी, व्यास और सतलज। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय जो है जनगणना संचालित करता है। तो कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा जो है
UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण को शहरीकरण कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र से शहर में जा रहे हैं लोग, तो इसे जो है शहरीकरण कहा जाता है। तो जनसंख्या का स्थानांतरण जो होता है गाँव से शहर में, तो इसे जो है शहरीकरण कहा जाता है। भारत वन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था तो 1927 में भारत वन अधिनियम 1927 भारत वन अधिनियम 1927 में हुआ था। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। और निम्नलिखित में से किसे खालसा पंथ की नींव रखी और उसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, जब उसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। जब उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से। और ये कौन सा राज्य बना था? तो उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से है? तो गंग वंश से है। तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो कब? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किस वंश से संबंधित है? तो गंग वंश से संबंधित है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को जो है डेमोग्राफी कहा जाता है। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूप जो पैटर्न होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। निम्न में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व, भू अभिलेख, शहरी भू हदबंदी, ये सब जो है राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्व हो गया, भू अभिलेख हो गया, शहरी भू हदबंदी हो गया, तो ABC सभी जो है राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो इसका सही उत्तर है रेन गेज। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो रेन गेज इसे कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आयकर है, आय पर एक वार्षिक कर है। आय पर एक वार्षिक कर है। ये ध्यान देना है कि ये वार्षिक है, 1 साल का है, वार्षिक कर है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। लोक अदालत का अर्थ मूलतः जनता की अदालत है। लोक अदालत का अर्थ मूलतः जनता की अदालत है। भारत का काला पानी क्षेत्र विवाद निम्न से किस देश के साथ है? तो काला पानी क्षेत्र विवाद नेपाल के साथ है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो कला, डिजाइन, फिल्म, संगीत, डिजिटल कंटेंट। कला डिजाइन, फिल्म, संगीत, डिजिटल कंटेंट, इसका संबंध जो है ऑरेंज इकोनॉमी से है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध कला, डिजाइन, फिल्म, संगीत और डिजिटल कंटेंट से है। शिक्षा लागत घटाने हेतु किस वस्तु को GST से मुक्त किया गया है? पेंसिल, रबड़ और अभ्यास पुस्तिका को GST से मुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 65% का योगदान है। 65% मोबाइल फ़ोन का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। 1 फरवरी 2026 को संपन्न वर्ष की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। वर्ष 2025 के लिए घोषित भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में ध्यान देना है, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से
दिया गया और ये वैज्ञानिक हाँ सही है, ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, ये सही है। और इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये सही है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम, अगर ये याद रखना कि क्वांटम से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में इस संबंध में कौन सा कथन है सही, इस पर विचार करना है। 18 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का 21वां संस्करण 2026 जारी किया गया। तो सही है ये कि 21वां संस्करण जारी किया गया, ये सही है। और 18 नवंबर 2026 को 21वां संस्करण जारी किया गया, सही है। इस सूचकांक में भारत 20वें स्थान पर है, ये गलत है, ये जो है गलत है। तो इसका केवल 1 सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 सही है, वहाँ पे देख लिया हमने। फिर उसके बाद बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2025 में हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजायलाय को बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, सही है। डेविड सजायलाय सही है। उन्हें उनके उपन्यास फ्लैश के लिए, तो फ्लैश किसका है, डेविड सजायलाय के लिए इस वर्ष बुकर पुरस्कार से चुना गया। तो सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रूपी जो है श्रीलंका की मुद्रा है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। और फिर उसके बाद ये जो है मैथ के क्वेश्चन हैं और जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो GS और हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया इस सेट का।